चलिए बात बंद कर दीजिए। चलो इसकी सेटिंग थोड़ी सी खराब हो गई है। चलिए तो हम डिफॉल्ट के साथ आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो डेटाबेस था दैट इज 1132.1। तो आज हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट होगा एसक्यूएल के अंदर, जो कि कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं आपके, दैट इज इंडेक्स। तो लास्ट क्लास तक हम लोगों ने एसक्यूएल के अंदर ज्वाइंस वगैरह पढ़ लिए थे ना, व्यूज वगैरह देख लिए थे, ट्रांजैक्शन हो गया, क्वेरीज हो गई सारी हमारी। तो इंडेक्स का यूज क्या है इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप बातें करोगे तो कैसे काम चलेगा। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर कोई एक टेबल बनाई, क्रिएट टेबल, और स्टूडेंट नाम की टेबल बना दी कोई, जिसमें कुछ कॉलम मैं बना देता हूँ, रोल नंबर, इंटीजर। और अभी इसको मैं प्राइमरी की नहीं बना रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इसका एक हमें कुछ इम्प्लीमेंटेशन समझना है कि इंडेक्स का फायदा कहाँ होगा। तो क्रिएट टेबल स्टूडेंट, रोल नंबर, इंटीजर, नेम, वैरकर दे दिया मैंने। इसी तरह से आप मार्क्स, फ्लोट दे सकते हैं, और उसके बाद टेबल को बना सकते हैं। रोल नंबर, इंटीजर, नेम, वैरकर, हाँ। तो एक टेबल बनकर तैयार हो गई स्टूडेंट, इसमें कुछ रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यू। आप आगे याद हो यार, आजकल अच्छा लग रहा था, आगे बैठे थे आप। हाँ आपसे कह रहा हूँ, नहीं उनसे पीछे वाले थे, कल आगे बैठे अच्छे लग रहे थे आप बैठे हुए आगे। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स वैल्यूज, और इसमें हम कुछ वैल्यूज इंसर्ट करते हैं। रोल नंबर मान लीजिए 5, नेम कर दिया सोनू, और मार्क्स की वैल्यू मान लीजिए कर दिया 78.5, एक कर दिया 2 मोनू, और मार्क्स 56.5, कुछ और रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिए। और मान लीजिए हो गया आपका 4।
तो ये मैंने कुछ 6-7 स्टूडेंट के मार्क्स इंसर्ट करा दिए। अब अगर मैं इसको देखूं यहाँ पर, सेलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम स्टूडेंट्स, इस पर कोई प्राइमरी की अभी नहीं लगी हुई है ना। स्टूडेंट्स के डेटा को मैंने ऐसे स्टोर करा है, जिस ऑर्डर में मैंने जो रिकॉर्ड इंसर्ट किया था उसी ऑर्डर में आपको वो रिकॉर्ड दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर हम ये चाहते हैं कि पर्टिकुलर रिकॉर्ड को ढूंढा जाए। लेट अस सपोज हमें यहाँ पर देखना है जो रोल नंबर 4 वाला है ना, इसका रिकॉर्ड क्या है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर सेलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर इक्वल टू 4। तो अभी तक हम जो जानते हैं वही कर रहे हैं, कुछ नया नहीं कर रहे हैं, हमें हमारा रिकॉर्ड मिलकर आ गया। अब हम ये देखना चाहें कि इंटरनली इस क्वेरी का जब एग्जीक्यूशन हुआ होगा, ठीक है, तो कितने रिकॉर्ड्स में इसको सर्च किया गया होगा। तो मैं सेलेक्ट कमांड से पहले अगर एक्सप्लेन लिख दूं, एक्सप्लेन, तो यहां पर आपको कुछ रिजल्ट दिखाया जा रहा है और यहां पर देखो लिखा है रोज, नंबर ऑफ रोज कितनी स्कैन हुई हैं इस रिजल्ट को देखने में, वो यहाँ पर लिखा हुआ है 6, कि भी 6 रोज हैं जो हमारा स्कैन हुई हैं, तब जाके आपका ये रिजल्ट आया है। तो सर 6 क्यों स्कैन हुई है, क्योंकि टेबल में कितने रिकॉर्ड थे हमारे 6, 1 2 3 4 5 6। अब अगर मैं आपसे कहूं कि इस टेबल में, जबकि हमारा रोल नंबर इस नंबर पे आ गया था, पहला दूसरा तीसरा चौथे नंबर पे हमारा डेटा मिल गया था, फिर भी हमारे सेलेक्ट कमांड ने कितने रिकॉर्ड पे जाके सर्च कराए, 6 रिकॉर्ड पे जाके सर्च किया है। अगर मैं आपसे कहूं कि ये 10,000 रिकॉर्ड होते और मुझे ढूंढना था बस इसी रोल नंबर का डेटा, तो इंटरनली सेलेक्ट कमांड जब चल रही होती तो कितने रिकॉर्ड में हमारे वेयर क्लॉज के अकॉर्डिंग ढूंढ रही होती, 1000। तो बाय डिफॉल्ट जब हम सेलेक्ट कमांड चलाते हैं तो सेलेक्ट कमांड हमारे दी गई वेयर कंडीशन के लिए पूरी टेबल स्कैन करती है। पहले इस टेबल इस रिकॉर्ड पे देखा, फिर यहाँ देखा, फिर यहाँ देखा, फिर यहाँ देखा। अब जब यहाँ मिल गया तो आगे क्यों देखा, क्योंकि आपका रोल नंबर कोई प्राइमरी की थोड़ी है कि जो दोबारा नहीं हो सकता दोबारा फिर आ गया, तो इसलिए आगे जाके देखा। तो पूरी टेबल को स्कैन करना पड़ेगा। तो सर ऐसे तो हम किसी भी रिकॉर्ड को ढूंढ लें, अगर मैं रोल नंबर 5 को ढूंढना चाहूं तब भी 6 रिकॉर्ड स्कैन होंगे, हमने कहा। अगर मैं रोल नंबर 1 को ढूंढूंगा तब भी 6 रिकॉर्ड स्कैन होंगे, बिल्कुल ऐसा ही होगा। तो अब यहां पर कॉन्सेप्ट आता है क्या, इंडेक्स का, कि अगर हम अपनी टेबल में इंडेक्स लगा देते हैं तो इंडेक्स क्या करता है, हमारी सेलेक्ट क्वेरी की स्पीड बढ़ा देता है। हमारी पूरी टेबल स्कैन ना होकर कुछ रोज ही हमारी स्कैन होंगी। तो अभी मेरी टेबल में कोई इंडेक्स का टॉपिक नहीं है, अभी मैं टेबल के अंदर इंडेक्स का कॉन्सेप्ट लेकर आता हूं और फिर इस कमांड को दोबारा लिखेंगे और फिर देखेंगे कि क्या होगा। दोबारा लिखेंगे, अब देखते हैं क्या डिफरेंस आएगा, फिर समझने की कोशिश करेंगे कि क्या हुआ होगा बिहाइंड द सीन। तो एक इंडेक्स बनाते हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास में कुछ नोट्स दिए थे जिसमें जितना मैंने अब तक पढ़ाया हुआ है वो सारा मैंने लिख दिया था। इसी तरह से आज जो पढ़ा रहा हूँ इसके भी नोट्स हैं, ये मैं आपको दे दूंगा। और जितनी और छोटी मोटी बातें हैं जो मैंने बोली हैं, है ना, वो उन सब के नोट्स भी हैं जो बच्चे कुचे हैं वो आज मैं दे दूंगा। जैसे अभी मैं आपको इंडेक्स पढ़ा रहा हूँ, तो एक बार देख लेते हैं क्या मैंने लिखा हुआ है। तो सबसे पहले लिखा मैंने इंडेक्स की डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है, इंडेक्स क्या होता है। फिर मैंने लिखा इंडेक्स आर यूज टू रिट्रीव डेटा फ्रॉम डेटाबेस मोर क्विकली, यानी कि डेटा को क्विकली रिट्रीव करना हो देन अदरवाइज। देन अदरवाइज मतलब बिना इंडेक्स के अगर डेटा को रिट्रीव करें तो, और डेटा को इंडेक्स लगाकर रिट्रीव करें तो, रिट्रीव मतलब सेलेक्ट, तो रिट्रीव शब्द का मतलब सेलेक्ट है। ठीक है, तो अब
कैसे हमारा इंडेक्स क्रिएट होता है उसकी कमांड लिखी हुई है, ठीक है, और एक एग्जाम्पल के साथ मैंने यहाँ पर बताया हुआ है। तो सारे नोट्स लगभग इसी फॉर्मेट मैंने लिखे हुए हैं। कॉन्सेप्ट का पहले मीनिंग बताया है कि वो क्या है, और फिर उसका सिंटैक्स बताया है मैंने कि वो कैसे सिंटैक्स में यूज होता है ना, फिर एक एग्जाम्पल के साथ ही बताया हुआ है। बाकी मैं आपको करा तो रहा ही हूँ यहाँ पर। अब जैसे मुझे इंडेक्स बनाना है, ये अगर मैं नोट्स पढ़कर बनाऊं तो मुझे बताया गया कि आपको पहले क्रिएट लिखना है, क्रिएट इंडेक्स। एसक्यूएल केस सेंसिटिव नहीं होती, लोअर केस अपर केस दोनों में चलती है। क्रिएट इंडेक्स, इंडेक्स का नेम, तो जो भी आप इंडेक्स बनाना चाहें वो आप बना सकते हैं। मान लीजिए मैं इंडेक्स बनाना चाहता हूँ रोल नंबर कॉलम के ऊपर, ठीक है, तो मैंने इंडेक्स का नाम कर दिया रोल अंडरस्कोर इंडेक्स। ऐसा जरूरी नहीं है कि कॉलम का नाम आना चाहिए, एक पहचान देने के लिए मैंने इसको रोल अंडरस्कोर इंडेक्स बना दिया। आप इसका नाम ABCD कुछ भी रख सकते थे, ठीक है। क्रिएट इंडेक्स रोल अंडरस्कोर इंडेक्स, किस टेबल पर बनाना है? ऑन। टेबल का नेम क्या है हमारा? स्टूडेंट। स्टूडेंट्स टेबल के किस कॉलम पर बनाना है? रोल नंबर कॉलम। एक से ज्यादा कॉलम पर भी लगा सकते हो, कॉमा लगाकर, तो हमने फिलहाल एक पे ही लगा दिया। तो एक इंडेक्स क्रिएट हो गया मेरा, किस कॉलम पर? रोल नंबर कॉलम पर मेरा इंडेक्स क्रिएट हो गया है, ठीक है, स्टूडेंट्स टेबल के रोल नंबर पर। अब उस कमांड को दोबारा चलाते हैं, सेलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर इक्वल टू 4। अब देखो रोज, कितनी रोज स्कैन हुई हमारी? एक। जबकि इससे पहले नंबर ऑफ रोज जो स्कैन हो रही थी कितनी हो रही थी हमारी यहाँ पर? 6। तो सर एफिशिएंसी बहुत बढ़ गई, हमने कहा बहुत बढ़ गई, बाकी 5 रो आपकी स्कैन ही नहीं होंगी। तो हमेशा जब ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा होता है तो हमेशा हमसे सजेस्ट किया जाता है कि अपनी टेबल पर उस कॉलम को इंडेक्स दे दो जिसको आप ज्यादा बार वेयर पे लिखने चाहोगे। अब सोचो, आप स्टूडेंट के डेटा में ज्यादा बार किसी भी स्टूडेंट को ढूंढने के लिए वेयर में क्या लगाना चाहोगे? इसका रोल नंबर ही लगाना चाहोगे। एम्प्लॉय का डेटा अगर होगा तो ज्यादा बार किसी भी एम्प्लॉय को ढूंढने के लिए वेयर में क्या लगाओगे? आप उसकी एम्प्लॉय आईडी लगाओगे। तो वो डेटा जो ज्यादा बार वेयर के साथ आप यूज करते हैं सेलेक्ट करते समय, उस कॉलम को आप इंडेक्स बना सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि एक टेबल पे एक ही इंडेक्स बना सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मुझे स्टूडेंट का रोल नंबर भी बनाना है, स्टूडेंट का कोई और टीचर है वो भी बनाना है, तो आप बना सकते हैं। तो एक टेबल पर जितने चाहे उतने इंडेक्स बना सकते हैं। तो इंडेक्स का पर्पज होता है सेलेक्ट क्वेरी की परफॉर्मेंस को बूस्ट कर देना। ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा में एक मैजिकल कॉन्सेप्ट होता है इंडेक्स का, ठीक है। तो अब अगर आपसे कहा जाए कि बिहाइंड द सीन क्या हुआ होगा, वो हम एक बार समझना चाहते हैं कि इंडेक्स ने परफॉर्मेंस तो बढ़ा दी मेरी, है ना, दिख रहा है, लेकिन कैसे बढ़ा दी ये अभी समझ में आया नहीं मेरी, ठीक है। तो इसको समझने का ना एक छोटा सा रियल लाइफ एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, इंडेक्स वर्ड को थोड़ी देर के लिए एसक्यूएल से भूल जाओ, और अपनी लाइफ में कभी भी इंडेक्स वर्ड अगर आया होगा पहली बार तो किसी बुक के साथ इंडेक्स आया होगा। आप कोई किताब, अब तो किताब पढ़नी बंद कर दी लोगों ने, पहले जब किताबों से पढ़ा जाता था तो आपको कोई चीज अगर ढूंढनी है, 500 पेज की किताब है, मुझे कोई चीज ढूंढनी है, तो हम क्या करते थे? इंडेक्स पे जाके ढूंढते थे कि ये चीज कहाँ मिलेगी, किस पेज पर हमें मिलेगी, सीधे हम उस पेज पर पहुंच जाते थे। अब सोचो अगर वो इंडेक्स में ना पढ़ूं और हर पेज पे जाकर देखो ये चाहिए मुझे नहीं मिला, फिर आगे बढ़ो, तो सुबह शाम तक यही पढ़ते रहोगे वहां पर। आप अभी यही कर रहे हो बिना इंडेक्स के। आप पूरी टेबल में जिसको ढूंढना चाहते हो पहले नंबर की रो से शुरू करते हो ढूंढना और आखिरी रो तक जाते हैं, टाइम तो लग ही रहा होगा इंटरनली, ठीक है। तो अब जैसे वहां पर इंडेक्स के आ जाने से आप एग्जैक्ट उसी पेज पे चले जाओगे और आपको आपका डेटा मिल जाएगा, आपका सर्चिंग टाइम बहुत बचेगा। सेम कॉन्सेप्ट सेलेक्ट क्वेरी का यहाँ पर है। अब कैसे होता है काम ये मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। ये मान लीजिए आपकी एक्चुअल टेबल है, इंटरनली क्या होगा, जो इंडेक्स का डेटा था वो एक और टेबल बनेगी इंटरनली, जिसको मैं अभी के लिए इंडेक्स टेबल
क्या दे रहा हूं कि भाई एक इंडेक्स टेबल है जो हमारी बनी हुई। इस इंडेक्स टेबल में 2 कॉलम होंगे, क्योंकि आपने एक ही कॉलम पर अपना इंडेक्स बनाया है, तो अब इसमें 2 कॉलम होंगे। पहले कॉलम में आपका की होगी और दूसरे कॉलम में आपकी वैल्यू होगी। तो एक काम करते हैं, लेफ्ट साइड पर इसे रख लेते हैं। चलो, अब यहां पर क्या होगा, जो आपकी कीज हैं, कीज का मतलब जिस कॉलम पर इंडेक्स लगाया गया है उसकी वैल्यूज को हम की कहते हैं। और यहां पर मैं थोड़ा वर्ड सही कर देता हूं, वैल्यू की जगह यहां पर हम लिखते हैं लोकेशन। ठीक है, लोकेशन, या वो किताब वाला एग्जांपल पेज नंबर, इसको आप पेज नंबर समझ सकते हैं। ठीक है, तो अब की का मतलब है जो रोल नंबर कॉलम है जिस पर आपने इंडेक्स लगाया है उसकी वैल्यूज क्या बनेंगे, इंडेक्स टेबल में कीज बनेंगी। तो अब ये जो कीज आएंगी ये बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में आएंगी। तो अब आपके वाले रोल नंबर कॉलम में 1 है, हमने कहा है, उसके बाद 2 है 3 नहीं है, 4 है 4 है, 5 है, 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 है, 9 है। तो 1 2 4 5 8 9, तो बाय डिफॉल्ट इंडेक्स टेबल जो इंटरनली बनी होगी उसमें की का मतलब हो गया जिस कॉलम पर आपने इंडेक्स लगाया था उस कॉलम की वैल्यूज को असेंडिंग ऑर्डर में रख लेना। असेंडिंग ऑर्डर में ये वैल्यूज हमारी यहाँ पर आ गई। अब सर लोकेशन में क्या आएगा, लोकेशन में आएगा आपका यहाँ पर की 1 का डेटा किस मेमोरी ब्लॉक में पड़ा हुआ है, हमने कहा ये यहां पड़ा हुआ है। तो इंटरनली मेमोरी में इस रो का कोई एड्रेस होगा, कहीं ना कहीं इस टेबल के अंदर इसकी कोई पहचान, इसका कोई एड्रेस वेड्रेस होगा, हमने कहा होगा। तो उस एड्रेस को यहाँ पे लिख दो, यहाँ पर वो एड्रेस आ जाएगा, यानी कि वो लोकेशन आ जाएगी। तो यहाँ पर वो लोकेशन आकर स्टोर हो गई। ठीक है, मैं शॉर्ट में इसको LOC लिख देता हूँ, है ना, अगली बार लिखेंगे नहीं। अब क्या हुआ, की नंबर 2, की नंबर 2 कहाँ है, हमने कहा ये रही की नंबर 2। अब की नंबर 2 का जो एड्रेस होगा वो यहां लिख दो। की नंबर 4, 4 का एड्रेस यहां लिख दो। की नंबर 5 ये रही, इसका एड्रेस यहां लिख दो। 8 ये, 8 का एड्रेस ये आ गया और 9 का एड्रेस आपका ये आ गया। ठीक है, अब क्या हुआ, हमने कहा वेयर क्लॉज लेकर आओ बिना इंडेक्स के और वेयर क्लॉज लेकर आओ इंडेक्स के साथ। तो जब हम वेयर क्लॉज को ऐसे लेकर आ रहे हैं, वेयर रोल नंबर इक्वल टू 4 और इस टेबल पर कोई इंडेक्स नहीं लगा हुआ है, तो इस रो से पढ़ना शुरू करा, यहाँ पर मिला 4 या नहीं मिला, मिल गया कोई बात नहीं, फिर आगे ढूंढो, फिर आगे ढूंढो, सारी रोज को चेक करा गया। लेकिन अगर स्टूडेंट्स टेबल पे जो वेयर में कॉलम है उस कॉलम पर इंडेक्स लगा हुआ है, तो सबसे पहले एक्चुअल टेबल में नहीं जाना है, कहाँ जाओ, इसकी इंडेक्स टेबल पर जाओ जिस पर हमने, तो ये आगे इंडेक्स टेबल पर। अब इंडेक्स टेबल में आप क्या करो, इंडेक्स टेबल में देखो कि 4 कहाँ लिखा हुआ है, हमने कहा ये लिखा है 4। ठीक है, अब ये जो 4 लिखा हुआ है इस 4 का जो एड्रेस है वो क्या हमने कही है, तो 4 के एड्रेस पे सीधा आपको यहाँ से जाना है, यहाँ से सीधा कहाँ जाओ, 4 के एड्रेस पे जाओ और वो डेटा लाकर आपको दिखा। यानी कि अब ये जो पूरी टेबल है ये पूरी टेबल आपकी स्कैन नहीं हुई, क्यों, क्योंकि हमें पहले ही पता चल गया कि ये 4 हमारी टेबल में कहाँ मिलेगा, इस एड्रेस पे मिलेगा। वो एड्रेस हम कहाँ से लेकर आ गए, इंडेक्स टेबल से लेकर अपना आ गए। तो इस तरह से ये हमारा वो इंडेक्स वाला पेज हो गया जहां पर हर कंटेंट के पेज नंबर लिखे होते हैं। ठीक है, तो जब भी वेयर क्लॉज में कोई ऐसा कॉलम यूज होगा जिस कॉलम पर इंडेक्स टेबल बनी हुई है, तो सबसे पहले हम उस वैल्यू को इंडेक्स टेबल पे देखेंगे कहाँ है, मिल गई, जहां मिली है उसका एड्रेस देखो क्या है, वो एड्रेस ही क्या होगा,
एक्चुअल टेबल में उस डेटा का एड्रेस होगा। तो अब आपकी जो एक्चुअल टेबल है वो पूरी स्कैन हमारी नहीं होगी। अब बोलो, अलग टेबल बना रहा है तो इंडेक्स टेबल मेमोरी कंज्यूम करेगी, आंसर इज यस। परफॉर्मेंस और मेमोरी में से किसी एक को अभी आपको चुनना होगा, तो आप मेमोरी को नहीं चुनेंगे, परफॉर्मेंस को चुनेंगे। मेमोरी कॉस्ट का पार्ट हो गई। अगर सॉफ्टवेयर हमारा 10 रुपए का बिक रहा है तो 12 का बेचेंगे आगे जाके आप, वो पार्ट हमारी कॉस्ट का। लेकिन अगर मैं कह दूं नहीं कि मैंने मेमोरी बचा ली, मैं 10 रुपए का सॉफ्टवेयर बेचूंगा, 2 रुपए कॉस्ट नहीं बढ़ाऊंगा, कोई खरीदेगा नहीं। फिर आपका किसी एक ने खरीद लिया, वो किसी को आगे बताएगा नहीं, फिर बेकार है इनका सॉफ्टवेयर, 10 रुपए बेकार गए तुम्हारे। अगर डुप्लीकेट वैल्यूज आएंगी तो डुप्लीकेट के जो रिकॉर्ड्स हैं उन सबके एड्रेस को लेकर यहाँ जाएंगे। तो जो यहाँ पर रोज कितनी स्कैन हुई, वहां पर 1 आ रहा था, वहां पर 2 या 3 आने शुरू हो जाएंगे आप। ठीक है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है जो थोड़ा सा इंटरव्यू के अंदर आपको डिस्टर्ब करने के लिए पूछा जा सकता, पूछा जाएगा, कि आप कहते हैं कि हमारा टेबल के अंदर जो नंबर ऑफ रोज स्कैन होंगी वो बहुत कम होंगी। हमने कहा हाँ, लेकिन ये बताओ, जब आप वेयर क्लॉज को लेकर इंडेक्स टेबल के पास आए थे तो सीधा आप यहां चले गए थे 4 के पास, यहां नहीं गए थे पहले? इसे नहीं देखा होगा आपने? हमने कहा देखा तो होगा। ऐसा थोड़ी इंडेक्स टेबल पे आपको सीधा वो जो वैल्यू लिखी थी सीधा वहां जाकर पहुंच के, हमने कहा नहीं, इंडेक्स टेबल पर स्कैनिंग तो यहीं से हुई होगी, इंडेक्स टेबल पर स्कैनिंग यहीं से हुई होगी। तो सर हर बात तो एक ही है, आप इंडेक्स टेबल पर इतनी रो स्कैन नहीं करा लोगे। हमने कहा नहीं, एक्चुअल टेबल पे कितनी रो स्कैन हुई है हम इसको फोकस कर रहे थे। क्यों? इसका टाइम नहीं काउंट करोगे? अब यहाँ भी तो टाइम लग रहा है। अब ये थोड़ा आपको ज्यादा सोचना होगा, इस इंडेक्स टेबल का साइज कितना बड़ा है, इस इंडेक्स टेबल में कितना डेटा, कितने कॉलम्स हैं। अगर मैं इस रो से इस रो पर आऊंगा तो मुझे टाइम जो लगा होगा कंपेयर टू इस रो से इस रो पर आऊंगा तो मेरा जो टाइम लगा होगा स्कैनिंग का, अब अगर इन दोनों का कंपैरिजन करा जाए तो क्वाइट ऑब्वियस इस वाली टेबल में टाइम बहुत कम लगा होगा। तो इसमें 2 ही तो कॉलम है टोटल। अब इसमें तो 3 कॉलम हो सकते हैं, 30 कॉलम हो सकते हैं, 500 कॉलम हो सकते हैं, 1000 कॉलम हो सकते हैं। तो इस रो से इस रो पे आने में टाइम काफी लग सकता है, डिपेंड करेगा कि उस रो में कितने कॉलम थे हमारे। तो यहाँ पर इंडेक्स टेबल ऑब्वियसली स्टार्टिंग से स्कैन हुई होगी, और कहां तक स्कैन हुई होगी, जहां तक डेटा हमारा मैच नहीं हो रहा है। जैसे ही डेटा मैच हो गया होगा आगे की स्कैनिंग रुक गई होगी, ये स्कैन नहीं हुई होगी, है ना। लेकिन शुरू के सारी रोज इंडेक्स टेबल के भी स्कैन होंगे, लेकिन वो स्कैनिंग बहुत लेस टाइम में हो जाती है। तो 2 ही तो कॉलम है टोटल, यहाँ पर ज्यादा टाइम लग रहा था एक्चुअल टेबल को स्कैन करने में शुरू से लास्ट तक। आप यहाँ पे सेलेक्ट करके जब लाएंगे, चाहे 1 कॉलम लाएं, चाहे 10 कॉलम लाएं, चाहे 50 कॉलम लाएं, जब वेयर क्लॉज में आप किसी एक कॉलम को स्पेसिफाई करते हैं तो इंटरनली इस पूरी रो में क्या होगा, उस कॉलम को चेक करा जाएगा, है ना। फिर इस कॉलम से इस कॉलम पर आया जाएगा। अब इस कॉलम से जब इस कॉलम पर आप आएंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि हमने तो एक ही रोल नंबर लिखा था तो बस एक ही रोल नंबर कॉलम देखकर हम यहां से आ जाएंगे, नहीं। इंटरली जब डेटा स्टोर होगा तो वो डेटा यहां से यहां तक जाने में आपका जो टाइम लगना है वो लगाएगा ही लगाएगा, रादर देन कि मेरा तो एक ही कॉलम था तो मुझे तो बस इससे मतलब है, बाकियों से मतलब ही नहीं है। तो डेटा जब इंटरनली मेमोरी में स्टोर होगा तो रो वाइज एड्रेस जनरेट करेगा, कॉलम वाइज एड्रेस जनरेट नहीं करेगा। यानी कि जो एड्रेस रहा होगा वो इस रो का पूरा रहा होगा, ना कि इस कॉलम का एड्रेस रहा होगा। फिर से समझो इस बात के लिए जो आपने पूछा, मेमोरी के अंदर एड्रेस इस कॉलम का नहीं होगा, मेमोरी के अंदर एड्रेस इस रो का होगा। समझ रहे हो पॉइंट के लिए क्या मैं कहना चाह रहा हूं? मेमोरी में रो के एड्रेस होते हैं, कॉलम के एड्रेस नहीं होते। ठीक है, चलो। करना पड़ेगा, करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मैं मार्क्स के साथ भी वेयर लगाऊंगा तो आप एक और इंडेक्स बनाइए मार्क्स के साथ,
तो एक टेबल पर आप जितने चाहें उतने इंडेक्स बना सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि चलो एक काम करते हैं, हम ये जो अभी आपने इंडेक्स लगाया है इस इंडेक्स को हटा देते हैं। ठीक है। तो हटाने का ये सिंटैक्स हो गया, अल्टर टेबल, टेबल नेम, ड्रॉप इंडेक्स, इंडेक्स का नाम। अभी मैं कुछ और इसमें ऐड करूंगा, अल्टर टेबल, टेबल का नाम, ड्रॉप इंडेक्स, इंडेक्स का नाम क्या था, रोल अंडरस्कोर इंडेक्स। इंडेक्स खत्म। अब सिंपल आप चलाओगे तो आपका चलेगा। अब अगर मैं आपसे कहूं कि मैं इस टेबल पे रोल नंबर को प्राइमरी की बना देता हूं, मैं लिखा यहां पर अल्टर टेबल स्टूडेंट्स एड प्राइमरी स्पेस की, और किस कॉलम पर लगाना है, रोल नंबर। अब जैसे ही मैं प्राइमरी की कॉलम डिफाइन करता हूं अपने टेबल में, इंटरनली माई एसक्यूएल का फीचर है, इवन सारे आरडीबीएमएस का फीचर है कि प्राइमरी की कॉलम पर ऑटोमेटिक इंडेक्स लगा देते हैं हम। अगर आपने अपने टेबल में कोई प्राइमरी की बनाई हुई है तो प्राइमरी की कॉलम पर ऑटोमेटिकली क्या लग जाएगा, हमारा इंडेक्स लग जाएगा, है ना। अब अगर प्राइमरी की पर आपका इंडेक्स लग गया होगा तो इसका मतलब जो आपकी पिक्चर है कि सर एक टेबल और बनेगी, उस टेबल के अंदर दो होंगे, एक की और एक वैल्यू, की और आपका लोकेशन, और यहाँ पर आपका 1 2 3 4 5 ऐसे हो जाएगा। तो जो इंडेक्स टेबल है उसमें हमेशा आपका कॉलम जब बनता है की के अंदर तो असेंडिंग ऑर्डर में बनकर आपका आता है। ठीक है। तो अब वास्तव में ऐसा नहीं होगा, एक्चुअल टेबल में ही आपका रोल नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दिया जाएगा। और ये आपका अगली बार जब सेलेक्ट एस्पेक्ट चलाओगे तो 1 यहां से अगर कहाँ आ गया होगा, पहले कॉलम पर आ गया 1 2 फिर 5 फिर 8 फिर 9। देखो एक बार, तो ये बात तो सर हम जानते थे, हमने कहा यही समझाना था कि वो हुआ कैसे। ये 1 2 4 5 8 9 हो गया। तो अब कोई भी कॉलम असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट बाय डिफॉल्ट अगर होता है तो उसके पीछे की वजह होती है उस पर इंडेक्स लग चुका है। इंडेक्स कॉलम ही हमारा सॉर्टिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि इंटरनली बाय डिफॉल्ट किसी कॉलम में सॉर्टिंग इंडेक्स की वजह से आती है। अगर मैंने अपने कॉलम को प्राइमरी की बनाया और फिर मैंने रिजल्ट देखा यार वो कॉलम तो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गया, दैट मींस उस कॉलम पर क्या लग चुका है, इंटरनली हमारा इंडेक्स क्रिएट हो चुका है। अब अलग से टेबल बनाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्चुअल टेबल जो आपकी थी उसी में वो हमारा चेंज हो जाएगा। तो अब ये कॉलम है और इसी पे इंडेक्स लगा हुआ है। ठीक है। अब आपका जो स्पीड है वो और बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ जाएगी सर स्पीड हमारी, और स्पीड ऐसे बढ़ गई होगी क्योंकि अब दो टेबल ही नहीं है, एक ही टेबल है। सीधा सीधा इस टेबल के पास आएंगे और कहाँ पहुंचेंगे, यहाँ पर आपका जो एड्रेस था ऑलरेडी इंडेक्स के पास होगा और यहाँ से आपका रोल नंबर 4 का डेटा लाकर दे दिया जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से इंडेक्स के बंटवारा कर दिया गया, इंडेक्स को दो तरह का बता दिया गया। हाँ, अगर आप खुद से इंडेक्स बनाएंगे तो एक्चुअल टेबल में इफेक्ट नहीं करता, अलग टेबल बनती है। और अगर आप प्राइमरी की बनाते हैं तो प्राइमरी की कॉलम पर उसी टेबल पे इंडेक्स लग जाता है और वो उसी टेबल में चेंज हो जाएगा, अलग से टेबल आपकी नहीं बनेगी। ठीक है। अब देखो, नहीं प्राइमरी की अगर हमने लगा दी तो ऑटोमेटिक इंडेक्स लग गया, हमें लगाने की जरूरत ही नहीं है। यानी कि इसका मतलब क्या है, जाने अनजाने में हम अभी भी इंडेक्स को पढ़ रहे थे आज की क्लास से पहले भी, क्योंकि हमने हर कॉलम प्राइमरी की तो बना ही रखा था। और जैसे ही किसी कॉलम को बनाया प्राइमरी की, वैसे ही उस पर ऑटोमेटिक क्या क्रिएट हो गया, इंडेक्स। अब वो इंडेक्स ऐसा था जो अलग टेबल में स्टोर नहीं होगा, वो उसी टेबल के अंदर चेंज कर देता है।
इसी को मैं समझा रहा हूँ, पहले समझ लो फिर आगे क्वेश्चन एक बार पूछ लेना। तो अब हमारा जो इंडेक्स है वो दो तरह का हो गया। एक जो हमारा एक सेपरेट टेबल में स्टोर होगा, स्टोर इन सेपरेट टेबल। और दूसरा इंडेक्स क्या होता है, चेंज द एग्जिस्टिंग टेबल। जो हमारी एग्जिस्टिंग टेबल को ही चेंज कर देता है। एग्जिस्टिंग टेबल को चेंज करने का मतलब है जिस कॉलम पर हमारा प्राइमरी की लगी हुई थी उसी कॉलम को असेंडिंग ऑर्डर में उसने कर दिया। तो ऐसा इंडेक्स जो चेंज करता है एग्जिस्टिंग टेबल को, ये तभी आता है जब आप प्राइमरी की का यूज करते हैं। और सेपरेट टेबल में इंडेक्स तब स्टोर होता है जब आप खुद इंडेक्स को क्रिएट करते हैं। तो अगर आपने क्रिएट इंडेक्स कमांड चलाई तो हमेशा वो सेपरेट टेबल में स्टोर होगा। और अगर आपने इंडेक्स को बनाया ही नहीं, आपको पता ही नहीं इंडेक्स बनाया है मैंने तो प्राइमरी की बनाई थी, दैट मींस जो इंटरनली इंडेक्स क्रिएट हुआ होगा वो सेम टेबल के अंदर ही स्टोर हो गया होगा। अब हम मेमोरी कंज्यूम अलग से कंज्यूम नहीं करेगा बिल्कुल। तो जो प्राइमरी की पर इंडेक्स लगता है वो अलग से मेमोरी कंज्यूम नहीं करेगा। अब यहाँ पर इसके नाम हो गए। ऐसा इंडेक्स जो प्राइमरी की कॉलम पर लगता है और सेम टेबल में स्टोर होता है, अलग से मेमोरी कंज्यूम नहीं करता, ऐसे को हम बोलते हैं क्लस्टर्ड इंडेक्स। क्लस्टर्ड इंडेक्स, इसको बोलते हैं क्लस्टर्ड इंडेक्स। और जो अलग टेबल में स्टोर होता है, जो आपके क्रिएट इंडेक्स सिंटैक्स की वजह से बना था, उसको बोलते हैं नॉन क्लस्टर्ड या सेकेंडरी इंडेक्स। ठीक है, तो दो नाम होते हैं इसके, नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स या सेकेंडरी इंडेक्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जब आप अच्छे प्रोफाइल पर इंटरव्यू देने जाओगे और आप कहोगे एसक्यूएल मुझे आती है, पहला क्वेश्चन यही होगा, डिफरेंस बिटवीन क्लस्टर्ड एंड नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स क्या होता है। हो सकता है वो यहाँ से शुरू ना करके पहले पूछे इंडेक्स हम बनाते ही क्यों हैं। तो आप आंसर क्या देंगे, किसी कॉलम को असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, बाय डिफॉल्ट असेंडिंग पे चलता है, तो किसी भी कॉलम को सॉर्टिंग करने में इंडेक्स का रोल होता है। और बता सकते हैं सॉर्टिंग का फायदा ये होगा कि रिट्रीवल हमारा फास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस बात को शॉर्ट करके ये भी कह सकते हैं कि इंडेक्स का पर्पस होता है क्विकली डेटा को रिट्रीव करना जब हम सेलेक्ट कमांड चलाते हैं। तो अब वो आपसे पूछेगा कि इंडेक्स कितने टाइप के होते हैं, तो आप बताएंगे दो तरह के होते हैं, एक होता है क्लस्टर्ड इंडेक्स, एक होता है नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स। डिफरेंस पूछेगा क्या होता है, तो बोलेंगे क्लस्टर्ड इंडेक्स सेम टेबल पर रिफ्लेक्ट होता है, एक अलग से टेबल बनाकर उसमें स्टोर नहीं होता है। जबकि जो आपका नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स होता है वो हमारा एक सेपरेट टेबल में स्टोर हमारा होता है, अलग से मेमोरी कंज्यूम करता है। दूसरा, जो आपका क्लस्टर्ड इंडेक्स है वो ज्यादा फास्ट होता है देन नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स, क्योंकि वहां पर रेफरेंसिंग भी नहीं हो रही है, एक ही टेबल में सब कुछ हो गया आपका। ठीक है, तो जो नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स है ये हमारा थोड़ा सा कंपेयर टू क्लस्टर्ड इंडेक्स थोड़ा स्लो होता है, बट नॉर्मल टेबल से तो बेटर है, बहुत बेटर है हमारा। ठीक है, तो अगला डिफरेंस क्या बताओगे कि क्लस्टर्ड इंडेक्स बनाने का कोई तरीका नहीं है। क्लस्टर्ड इंडेक्स सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके से बनता है, वो भी ऑटोमेटिक बनता है, और वो कब, जब किसी कॉलम पर प्राइमरी की लगी हो तो ऑटोमेटिकली वो क्लस्टर्ड इंडेक्स बनेगा ही बनेगा। हमारे पास ऐसा कोई सिंटैक्स नहीं है जिससे हम अपना खुद का क्लस्टर्ड इंडेक्स बना पाए। प्राइमरी की कॉलम ही क्लस्टर्ड इंडेक्स कॉलम बनकर तैयार होगा। ठीक है, हम जो भी सिंटैक्स लिखेंगे वो बाय डिफॉल्ट किसका होगा, हमारा नॉन क्लस्टर्ड का इंडेक्स होगा। ये बात जो मैंने बोली है ये सारी बातें माई सीक्वल पे सही है। अगर आप ये कह दे सर हमने तो ऑरेकल पढ़ा हुआ है वहां तो आता है, तो हो सकता है वहां आता हो क्लस्टर इंडेक्स बनाने का। माई सीक्वल के अंदर ये सारी बातें ट्रू हैं कि प्राइमरी की कॉलम क्लस्टर इंडेक्स बनेगा, आप अपना खुद का क्लस्टर इंडेक्स नहीं बना सकते। क्रिएट कमांड जो आपको मिलती है वो क्रिएट कमांड से नॉन क्लस्टर इंडेक्स ही क्रिएट बनकर होता है। चलिए, तो इस तरह से जो इंडेक्स का कॉन्सेप्ट था ये क्या है, कैसे काम करता है, ये हमने समझ लिया। तो ये बताओ कि जो हमारा इंडेक्स का टॉपिक है ये आउटपुट को इफेक्ट करेगा, हमने कहा बिल्कुल नहीं करेगा।
इंडेक्स के बिना जो आउटपुट आ रहा था इंडेक्स का भी सेम आउटपुट आएगा। डिफरेंस किस बात का हुआ? परफॉर्मेंस का। तो ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा के साथ ये एक हमारा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है परफॉर्मेंस, है ना। सिर्फ आउटपुट लाना ही सही नहीं होता, आउटपुट को कम टाइम में लाना होता है हमारे लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ बिल्कुल, प्राइमरी की लगाना ज्यादा बेस्ट। इंडेक्स कब लगाना है? जब प्राइमरी की के अलावा कोई और कॉलम है जिसको हम ज्यादा यूज कर रहे हैं सर्च करने के लिए वेयर के साथ, तो फिर अपना नॉन क्लस्टर्ड लगा दो। अब जैसे मान लो डिपार्टमेंट होगा, डिपार्टमेंट वाइज मुझे सर्च करना है, बहुत नीड थी कि मुझे डिपार्टमेंट वाइज डेटा सर्च करना है, तो डिपार्टमेंट क्या लगा दो? इंडेक्स लगा दो, पास हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के इंडेक्स के बाद। हमने MySQL के अंदर कुछ फंक्शंस पढ़े थे, जैसे डेट टाइम से रिलेटेड फंक्शन पढ़े थे, ऐसे ही हमने एग्रीगेट फंक्शन पढ़े थे, ऐसे ही स्ट्रिंग फंक्शन भी होते हैं, लोअर केस अपर केस करने के फंक्शन भी होते हैं, है ना। जैसे अगर आप लिख रहे हो सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट, तो आप ऐसे लिख सकते हो सेलेक्ट अपर नेम फ्रॉम स्टूडेंट। तो अपर लोअर ये स्ट्रिंग जैसे जो फंक्शन है ना, वो एसक्यूएल में भी चलते हैं। अभी हम उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, हम इंटरेस्टेड इस बात में अपने बना सकते हो क्या एसक्यूएल के अंदर एज ए प्रोग्रामर हम अपना फंक्शन बना सकते हैं? क्यों बनाना चाहते हो? फंक्शन का चैप्टर हमने जब पढ़ा था पाइथन के अंदर, तो उसका एक ऑब्जेक्टिव था, वो ऑब्जेक्टिव क्या था? कोड रियूजेबिलिटी। मैंने एक बार किसी कोड को लिख दिया, अगर मैं उस कोड को दोबारा चलाना चाहता हूं तो मैं क्यों लिखूं बार बार? मैंने एक फंक्शन बना दिया, उसमें कोड डाल दिया, जब जरूरत पड़ेगी फंक्शन को सिर्फ कॉल कर लेंगे। तो ऐसे ही मुझे यहाँ पर कुछ नीड है कि मैंने कोई ऐसा काम करा है जो हो सकता है मुझे कल भी करना हो, परसों भी करना हो, तो बार बार क्वेरी क्यों लिखूं मैं उस काम को करने की? एक काम करते हैं, उस क्वेरी को उठा के एक फंक्शन में डाल देते हैं और उस फंक्शन को फिर अपना यूज करते रहेंगे, जब कॉल करेंगे तब चल जाएगा हमारा। तो हम फंक्शन को बना भी सकते हैं। ठीक है, तो अब कैसे बनेगा हमारा फंक्शन, कैसे काम किया जाता है फंक्शन पे, वो देखते हैं। थ्योरी आप अपने आप पढ़ लेना, मैं आपको सीधा सिंटैक्स के पास लेके चल रहा हूँ, है ना। ये नोट्स मैं आपको आज शेयर कर दूंगा जो और मैंने बनाए। हाँ बताइए, कुछ पूछना था किसी को? चलो, क्रिएट फंक्शन, फंक्शन का नाम देखो, क्रिएट कमांड से अब आप फैमिलियर हो चुके हैं। क्रिएट डेटाबेस, क्रिएट टेबल, क्रिएट व्यू, क्रिएट इंडेक्स, क्रिएट फंक्शन। तो डेटाबेस में कुछ भी क्रिएट करना होगा तो क्रिएट कमांड ही हो गई इसको, बस आगे उसके आपको वो कीवर्ड लिखना है जो आप क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं। तो इस बार लिखा क्रिएट फंक्शन। अब फंक्शन के बाद क्या लिखेंगे? फंक्शन का नाम, जो भी फंक्शन का नाम आप लिखना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, F1। अच्छा, एक गलती हम लोग करेंगे अभी, तो हम चाहते हैं पहले करें हम, उसके बाद उसको सही करेंगे। ठीक है, फंक्शन का नाम F1 कर दिया। उसके बाद फंक्शन में पैरामीटर आप जैसे बनाते थे पाइथन के फंक्शन में, पैरामीटर देना चाहते हैं दीजिए, नहीं देना चाहते हैं छोड़ दीजिए, नहीं देना चाहते छोड़ दीजिए। उसके आगे लिखेंगे फिर रिटर्न, जिसमें आप ये बताएंगे कि ये जो फंक्शन F1 बन रहा है ये किस टाइप की वैल्यू को रिटर्न करेगा। तो मैंने कह दिया इंटीजर, ये इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे, फंक्शन की कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो फंक्शन की 3 कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। एक हो गई हमारी रीड एसक्यूएल डेटा, दैट मीन्स ये जो फंक्शन बन रहा है, ये फंक्शन अपने अंदर अगर कोई क्वेरी लिखता है तो वो क्वेरी सिर्फ सेलेक्ट क्वेरी हो सकती है, वो डिलीट अपडेट इंसर्ट ये क्वेरी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि फंक्शन की कैरेक्टरिस्टिक आप अगर बताते हैं रीड एसक्यूएल डेटा, तो अगर मैं यहाँ लिख दूं इस लाइन को रीड एसक्यूएल डेटा, दैट मीन्स आगे अब मैं इस फंक्शन में कोई क्वेरी अगर चलाता हूं तो वो क्वेरी सिर्फ सेलेक्ट क्वेरी हो सकती है, डिलीट अपडेट क्वेरी लिखते ही एरर आ जाएगी। काइंड ऑफ सम सिक्योरिटी मिल रही है फंक्शन के अंदर, क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते।
फिर लिख दिया मैंने यहाँ पर नो अंडरस्कोर एसक्यूएल। इसका मतलब है इस फंक्शन के अंदर आप कोई क्वेरी चला ही नहीं सकते। इस फंक्शन में आप प्लस माइनस गुणा भाग जो करना है वो कर लो, लेकिन किसी टेबल तक आप पहुंच नहीं सकते क्योंकि नो एसक्यूएल, इसके अंदर आप कोई क्वेरी नहीं चलाएंगे। हम चाहते हैं हम कुछ भी करें इस फंक्शन के अंदर, टेबल को डिलीट करें, अपडेट करें, इंसर्ट करें, सेलेक्ट करें, जो चाहें वो करें, कोई रोक टोक ना हो। तो उसके लिए हम फंक्शन की कैरेक्टरिस्टिक यूज करते हैं, डिटर्मिनिस्टिक। डिटर्मिनिस्टिक जो कैरेक्टरिस्टिक होती है ये हमें फुल परमिशन देती है, फंक्शन के अंदर आप कुछ भी कर सकते हैं। डिटर्मिनिस्टिक को ऐसा नहीं है कैपिटल में लिखना है, एसक्यूएल पूरी केस सेंसिटिव नहीं होती है, आप लोअर केस अपर केस किसी में लिखो फर्क नहीं पड़ता। मैंने कॉपी करा है इसलिए कैप्स में लिखा आ गया है ना, वहां भी लिखा हुआ था कैप्स में, ऐसा नहीं है कैप्स में लिखना। उसके बाद अब क्या करेंगे, फंक्शन का ब्लॉक बनाएंगे। तो फंक्शन का ब्लॉक कैसे बनता था, अगर हम सी की बात करें तो करली ब्रेसेस, पाइथन की बात करें तो इंडेंटेड ब्लॉक होता था, इंडेंट का यूज करते थे। एसक्यूएल के अंदर इंडेंट की जगह पर कीवर्ड आता है, इसका नाम है बिगिन। बिगिन कीवर्ड क्या करता है, किसी फंक्शन की बॉडी को स्टार्ट कर देता है। ठीक है, अब बताओ जो भी आपको लॉजिक लिखना है वो लिखो, जितना लॉजिक लिखना चाहते हो लिखो। उसके बाद फंक्शन से जो रिटर्न कराना है वो आप कराओ। जैसे आपने यहाँ बताया कि f1 नाम का फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, इंटीजर। तो अभी आप अपने मन से रैंडमली कुछ भी लिख दो, मैंने लिख दिया मान लीजिए 10, है ना। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब इस फंक्शन के स्टेटमेंट को टर्मिनेट करेंगे। फंक्शन के स्टेटमेंट, ये फंक्शन का स्टेटमेंट हो गया, इसको टर्मिनेट करेंगे। यहाँ पर अब आप फंस सकते हैं और शायद फंस गए हैं। अब ये बताओ ये जो क्वेरी चल रही थी क्रिएट वाली, ये टर्मिनेट मानी जाएगी यहाँ पर या सिर्फ ये स्टेटमेंट टर्मिनेट माना जाएगा? पूरी क्वेरी मानी जाएगी क्योंकि अभी तक सेमीकोलन तो कहीं आया नहीं है। अब यहाँ पर फंक्शन की अपनी आप में एक क्वेरी होती है जो कि ऑब्वियसली सेमीकोलन से टर्मिनेट सबसे लास्ट में होनी चाहिए, लेकिन फंक्शन के अंदर भी हम कुछ स्टेटमेंट लिखते हैं, उनका भी टर्मिनेशन सेमीकोलन से ही होगा। तो अब प्रॉब्लम ये आ गई कि हमारा एसक्यूएल का इंजन क्या करेगा, जो सबसे पहला सेमीकोलन आएगा इसको इस फंक्शन की जो क्रिएट कमांड थी इसका टर्मिनेशन मान लेगा, और आगे अभी जो मैं लिखने जा रहा हूँ फंक्शन है वो सब चलेगी नहीं फिर हमारा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, एक प्रॉब्लम आ जाएगी। इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी आउटर क्वेरी है ना, आउटर स्टेटमेंट, ये इनर स्टेटमेंट हो गए, तो इनको अगर मैं नाम देना चाहूं तो ये एक इनर स्टेटमेंट हो गया, इनर स्टेटमेंट हो गया, और ये मेरा आउटर स्टेटमेंट होगा। तो बाय डिफॉल्ट आउटर स्टेटमेंट ही आज तक हमने लिखे थे वो सब सेमीकोलन से टर्मिनेट हो रहे थे। अब मैं इसको कंट्रोल सी से बाहर आ जाता हूं। तो अब अगर मैं आउटर क्वेरी के टर्मिनेशन का सिंबल बदलना चाहता हूं तो उसके लिए हम कहते हैं डेलीमीटर। क्या लिखेंगे, डेलीमीटर। और यहाँ लिखेंगे डेलीमीटर की वैल्यू बाय डिफॉल्ट सेमीकोलन है, आप कुछ भी कर दो, मान लीजिए मैंने कर दी यहाँ पर डॉलर कर दी, कुछ भी कर दो जो आपका मन करे, ठीक है, एंटर। पहले देखो डेलीमीटर की, दोबारा देखते हैं। अभी भी गलत है, DEMI, ठीक है। तो अब जो हमारा डेलीमीटर है अब वो सेमीकोलन से हटकर क्या हो गया, जो आपने दिया सर ये क्या दे सकते हैं, जो आपकी मर्जी, ठीक है। अब फंक्शन बनाए दोबारा, तो ये फंक्शन बन रहा है, फंक्शन को ये हमने बिगिन करा, रिटर्न 10 कर दिया। तो इनर स्टेटमेंट का टर्मिनेशन सेमीकोलन से ही करेंगे, आउटर स्टेटमेंट का टर्मिनेशन अब किससे होगा, डॉलर से होगा, है ना। तो अब ये क्रिएट का टर्मिनेशन ये नहीं है, जब तक डॉलर ना आ जाए ये क्वेरी टर्मिनेट नहीं मानी जाएगी, ठीक है। रिटर्न 10, उसके बाद
अब आप अपना फंक्शन की बॉडी जो आपने स्टार्ट करी थी उसको क्या करके आएंगे, एंड। अब हमने कहा अब फंक्शन की जो स्टेटमेंट थी वो खत्म होनी चाहिए, क्रिएट स्टेटमेंट का सिंटेक्स पूरा हो गया। अब बताओ इस क्रिएट कमांड को अगर मैं टर्मिनेट करना चाहता हूँ इस बार तो कैसे करेंगे, डॉलर। इस बार क्या लगाना है मुझे, डॉलर। जो आप डेलीमीटर बदलते हैं वो आउटर स्टेटमेंट के लिए इफेक्ट डालता है, जो इनर स्टेटमेंट है वो बाय डिफॉल्ट एसक्यूएल इंजन उनको अभी भी सेमीकोलन से टर्मिनेट करेगा। ठीक है, क्वेरी ओके, फंक्शन तैयार हो गया बनकर। अब इस फंक्शन को हम जब तक कॉल ना करें तब तक चलेगा नहीं। तो फंक्शन को कॉल करने के लिए एसक्यूएल के अंदर सेलेक्ट कमांड का यूज होता है। क्या लिखेंगे, सेलेक्ट, और सेलेक्ट के आगे फंक्शन को कॉल करेंगे F1। अब ध्यान रखना इस बात को कि हम आउटर स्टेटमेंट लिख रहे हैं, आउटर स्टेटमेंट को डेलीमीटर बदल चुका है हमारा, सेमीकोलन मत लगाना, सेमीकोलन लगाएंगे तो एग्जीक्यूट होगा नहीं स्टेटमेंट, डॉलर। तो अब ये फंक्शन चलेगा सब कुछ सही अगर हुआ तो यहां से जो भी बॉडी में रिटर्न कराया है मैंने वो वैल्यू मुझे लाकर प्रिंट कर कर दे दी जाएगी। तो उस फंक्शन से जो भी वैल्यू रिटर्न हुई वो हमें यहाँ पर मिल जाती है। तो यही तो पढ़ा था पाइथन के अंदर भी, फंक्शन कॉल करते हैं, फंक्शन से जो वैल्यू रिटर्न होती है वो मिल जाती है। अब हम फंक्शन जब कॉल करेंगे तो हमेशा सेलेक्ट के आगे लिखेंगे, क्यों, क्योंकि हमें जो वैल्यू मिल रही है हम उसे प्रिंट करना चाहते हैं, क्योंकि सेलेक्ट कमांड ही एसक्यूएल के अंदर प्रिंट वाला काम करती है। अब हम सेलेक्ट करते समय इस रिजल्ट को एलियास दे सकते हैं ऐसे करके, एज रिजल्ट, या कुछ भी दे दो जो आप देना चाहते हैं। तो सर ये आपने जो फंक्शन बनाया क्या कर रहा है, हमने कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ आपको सिंटैक्स सिखा रहा है कि मैं ऐसे बनता हूं, मैं कर कुछ नहीं रहा हूं अभी। कोई मीनिंगफुल फंक्शन बनाकर दिखाइए जो थोड़ा ज्यादा लगे, हाँ एक फायदा हुआ फंक्शन बनाने का। हमने कहा चलो एक काम करते हैं, 2 नंबर को मल्टीप्लाई करने का फंक्शन बनाकर देख लेते हैं, मीनिंगफुल हो जाएगा थोड़ा। फिर उसके बाद मैं आपको उसमें टेबल ऐड करना सिखाऊंगा कि टेबल कैसे ऐड करते हैं। ठीक है, तो अभी हम पहले सीख रहे हैं। तो इस बार आप एक फंक्शन बनाना चाहते हैं जो 2 नंबर का मल्टीप्लाई करेगा, क्रिएट फंक्शन, फंक्शन का नाम F2 कर देगा। अब यहां पर मैं 2 पैरामीटर बनाऊंगा, क्योंकि दो जो वैल्यूज आएंगी वो अपने मन से हम पहले से नहीं मानना चाहते। हम क्या करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि वो कॉल करते समय हम 2 वैल्यू पास करें, फंक्शन के पैरामीटर में रिसीव हो और उन पर हम अपना लॉजिक लगा के रिजल्ट वापस करते हैं। तो अब यहाँ पर मुझे 2 पैरामीटर बनाने हैं। अगर ये पाइथन होती तो सही है, ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन ये एसक्यूएल है। एसक्यूएल में आपको जब भी कोई कॉलम बनाना होता है तो उसका डेटा टाइप बताना होता है। इसी तरह से अगर फंक्शन के पैरामीटर बताने पड़े तो पैरामीटर का डेटा टाइप आपको बताना पड़ेगा, है ना, लिखना पड़ेगा। तो अब कैसे लिखेंगे, कॉलम का नाम उसके बाद डेटा टाइप, पैरामीटर पहले पैरामीटर का नाम फिर इसका डेटा टाइप। तो किस टाइप का बना देते हैं, हमने कहा चलो इंटीजर बना देते हैं अभी के लिए, ऐसे करके। तो हर पैरामीटर का डेटा टाइप बताना पड़ेगा बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट। तो आपकी रिक्वायरमेंट थी 2 नंबर का मल्टीप्लीकेशन करना, तो आपने इसलिए ए और बी को इंटीजर बनाया। आप इनको फ्लोट, वैरचर, डेट जो बनाना चाहते थे अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बना सकते थे। ठीक है, अब आगे आ गए, फंक्शन की बॉडी स्टार्ट करी, बिगिन। अब रिटर्न में 10 रिटर्न नहीं करना है, जो ए और बी में आया है वो हम रिटर्न करना चाहते हैं, मल्टीप्लाई करके रिटर्न कर देंगे। उसके बाद फंक्शन को एंड कर दिया। उसके बाद फंक्शन को हमने टर्मिनेट कर दिया, फंक्शन हमारा टर्मिनेट हो गया। 2 फंक्शन बनकर हमारे तैयार हो गए। अब यहां पर लिखेंगे सेलेक्ट F2, बताइए कौन से 2 नंबर का आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, 5, 6। ठीक है, डॉलर लगाया। सर हम ऐसे कर सकते हैं, एज रिजल्ट, अब जो 2 नंबर का मल्टीप्लाई करना है आप कर सकते हैं। मैं कल आऊं परसों आऊं कभी भी इस सिस्टम पे
ये फंक्शन का इस्तेमाल किया जा सकता है, जो आपका क्या कर रहा है, 2 नंबर का मल्टीप्लाई कर रहा है। तो थोड़ा सा और बेटर करते हैं इसके लिए। हाँ, नहीं, आउटर क्वारी पे नहीं चलेगा। आउटर क्वारी का डेलीमीटर जब तक बदलोगे नहीं तब तक अब वो डॉलर रहेगा। लेकिन ये इसी सेशन के लिए है। सेशन मतलब जैसे ही आपने इसको एग्जिट करा और आप दोबारा से माइस्क्वेल का एडिटर चलाएंगे, डिफॉल्ट उसका डेलीमीटर सेमीकोलन ही बन जाएगा आउटर क्वारी का। मतलब आप ये कह रहे हैं पहले मैंने डेलीमीटर बदला, फंक्शन बनाया, नहीं, फिर प्रॉब्लम ये आएगी ना, अगर आप सेमीकोलन देंगे तो जो इनर स्टेटमेंट है जिसका टर्मिनेशन आप कर रहे हैं वो इनर का टर्मिनेशन ना मानकर आपकी आउटर क्वारी का टर्मिनेशन मान लिया जाएगा फिर, है ना। नहीं, फंक्शन सर्वाइव करेगा, फंक्शन खत्म नहीं होगा, जो डेलीमीटर बदला था वो चेंज होगा, बट जो आपने फंक्शन बनाया है वो सर्वाइव करेगा, परमानेंट रहेगा। जब तक अनइंस्टॉल नहीं करोगे MySQL को तब तक हमारा वो नहीं हटेगा, ठीक है, वो तो रहेगा। ये जो आपने फंक्शन बनाया है ये 2 चीजों पे डिपेंडेंट है, एक डेटाबेस और दूसरा आपका यूजर। तो अभी आप किस यूजर के अंदर है, रूट यूजर के अंदर, और रूट यूजर के अंदर किस डेटाबेस के अंदर है, 1132 के अंदर। तो अगर मान लीजिए कोई दूसरा यूजर आ जाए वो एक्सेस नहीं कर सकता, और अगर यूजर सेम है बट डेटाबेस बदल दिया मैंने, तो मान लीजिए मैंने डेटाबेस बना दिया 12 नाम से, तो वो अगर कॉल करना चाहे इस फंक्शन को तो कर सकता है। कैसे कॉल करेगा, फिर यहाँ पर जब आप लिखेंगे सेलेक्ट, और अभी आप क्या कर रहे हैं, सीधा F2 ऐसे कॉल कर देते हैं, इसके पहले डेटाबेस का नाम लिखेंगे 1132.1.F2 ऐसे कर। तो अगर कोई दूसरा डेटाबेस आप बना लेते हैं, उस डेटाबेस के अंदर आप इस फंक्शन को कॉल करना चाहते हैं, तो इस तरह का पूरा प्रॉपर सिंटैक्स आपको लिखना होगा और आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। जिस डेटाबेस में फंक्शन डिफाइन किया गया है उसका नाम लिखना है। अब जिस डेटाबेस के अंदर से कॉल किया जा रहा है उसका मतलब कुछ नहीं है। बाय डिफॉल्ट जब मैं फंक्शन के नेम या टेबल के नेम से पहले जब भी मैं कहीं टेबल का नेम लिखता हूं तो बाय डिफॉल्ट ये टेबल करंट डेटाबेस जो यूज किया गया है उसमें सर्च करी जाती है। अगर कोई भी टेबल, कोई भी फंक्शन, कोई भी डेटाबेस का ऑब्जेक्ट आप दूसरे डेटाबेस से उठाना चाहते हैं तो उसके पहले उसके डेटाबेस का नाम लिख सकते, ठीक है। चलो सेलेक्ट, क्या करना था हमें, अब एक तीसरा फंक्शन बनाते हैं, और जो तीसरा फंक्शन होगा वो अपने अंदर से क्वेरी लिखेगा, थोड़ा सा ज्यादा मीनिंगफुल होगा, क्योंकि ज्यादा बार हम फंक्शन इसी पर्पस के लिए बना रहे हैं। अभी जो 2 फंक्शन आपने बनाने सिखाए हैं ये सिर्फ एक सिंटैक्स को समझने के लिए थे, बहुत ज्यादा मीनिंगफुल ये अभी भी नहीं है। तो अब बनाते हैं, एक फंक्शन बनाया F3 नाम से। सोच लेते हैं पहले मन में कि आप क्या करना चाहते हैं। हमने कहा हमारे पास एम्प्लॉय नाम की टेबल है या स्टूडेंट्स का डेटा है मान लीजिए अभी, तो हम आपको रोल नंबर देंगे, उस रोल नंबर के स्टूडेंट का मार्क्स बता दो। हम जब भी फंक्शन कॉल करेंगे ना तो आपको रोल नंबर बताएंगे, फंक्शन को रोल नंबर बताएंगे, फंक्शन का काम होगा उस रोल नंबर के मार्क्स को गेट करे क्वेरी लगाकर और हमें वापस करके बता दे। तो इस पर्पस के लिए हम फंक्शन बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो F3 नाम का फंक्शन बनाया जो हमसे कहेगा रोल नंबर लेकर आओ और मार्क्स वापस करेंगे। तो मार्क्स किस टाइप के हैं जो वापस आएंगे, फ्लोट। तो अब रिटर्न्स के आगे हम क्या लिखते हैं, डेटा टाइप, तो इस बार डेटा टाइप क्या लिखना पड़ेगा मुझे, फ्लोट, ठीक है। एंटर कर दिया, बिगिन। अब मान लीजिए अभी मैं ऐसे लिख दूं, सेलेक्ट मार्क्स फ्रॉम, कहां से आएंगे मार्क्स, स्टूडेंट्स, लेकिन वेयर भी तो लगाना पड़ेगा, वेयर रोल नंबर इक्वल टू। अब बताओ रोल नंबर इक्वल टू क्या लिखे, आर। ये जो वेरिएबल आपने बनाया, जो पैरामीटर बनाया है, इसी में तो रोल नंबर आएगा हमारा, कब, जब फंक्शन कॉल किया जाएगा। तो ये पैरामीटर आप कंपैरिजन में यहाँ पर यूज कर सकते हैं,
ठीक है, अब ये आर हो गया। लेकिन सर एक चीज बताइए, हमें यहाँ पर रिटर्न लिखना होता है, ध्यान से देखो, रिटर्न, और रिटर्न के आगे हम जो भी लिखते हैं वो रिटर्न होता है। अब मैं इस क्वेरी को चलाने के बाद रिटर्न में क्या लिखूंगा? क्या जो मार्क्स आए हैं वो ऑटोमेटिकली रिटर्न के आगे लिख जाएंगे? हमने कहा नहीं, अपने आप नहीं लिखेंगे। तो अब मुझे क्या करना होगा? अब मुझे यहाँ पर इस क्वेरी को लिखने से पहले फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल क्लियर करना होगा। जैसे हम किसी फंक्शन के अंदर वेरिएबल बनाते हैं, उसी तरह से हम एसक्यूएल के अंदर भी फंक्शन के अंदर वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। तो अब कैसे लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे डिक्लेयर। क्या डिक्लेयर करना चाहते हो? एक वेरिएबल बनाना चाहते हैं, मान लीजिए एम नाम से बना दिया। किस टाइप का होगा? हमने कहा ये फ्लोट टाइप का होगा ना, डिक्लेयर एम फ्लोट। तो आपने क्या करा, एक एम नाम का वेरिएबल बनाया जो फ्लोट डेटा टाइप का है। डिक्लेयर एक कीवर्ड है जो फंक्शन के अंदर वेरिएबल को डिफाइन करने में हमें सिंटैक्स में हेल्प करता है। ठीक है, एंटर करेंगे। अब आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे यहाँ पर सेलेक्ट मार्क्स इनटू एम फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर रोल नंबर इक्वल टू आर। अब इसमें थोड़ा सा ये चेक करना है कि पहले फ्रॉम आएगा या पहले इनटू आएगा, है ना। पहले मैं इनटू के साथ चलता हूँ। तो सेलेक्ट करने हैं मार्क्स को, और कहाँ पर स्टोर करने हैं? जो मैंने लोकल वेरिएबल एम बनाया है इसमें स्टोर कर देने हैं। और कहाँ से आएंगे? स्टूडेंट्स टेबल से आएंगे, जिसका रोल नंबर क्या होना चाहिए? वो होना चाहिए जो भी आर में आपको मिला है। अब रिटर्न कर देंगे। किसको रिटर्न करें यहाँ पर? एम। एम में वो मार्क्स आ गए, रिटर्न कर दिया। अब फंक्शन को एंड कर देंगे। ठीक है, अब सेलेक्ट के आगे फंक्शन कॉल करेंगे। F3 नाम का फंक्शन है, और रोल नंबर की वैल्यू मान लीजिए 5 दी मैंने। तो 5 रोल नंबर पे सर मान लीजिए वहां पर डेटा नहीं निकला तो नल वापस आएगा। नल का मतलब है कि जो एम वेरिएबल है इसकी डिफॉल्ट वैल्यू ही आ गई, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ आया नहीं होगा। रोल नंबर अगर आपने कुछ ऐसा दे दिया जो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो इस वेरिएबल की जो डिफॉल्ट वैल्यू होगी दैट इज नल, वो आपको वापस मिल जाएगी। और अगर सही हुआ तो ये क्वेरी जो चलेगी, इसके चलने से जो मार्क्स हैं वो इस वेरिएबल में स्टोर हो गए होंगे, वो हमें फिर वापस मिल जाएंगे। डॉलर लगाना आ गए हमारे, तो 78.5। और अगर मैं यहाँ पर मान लीजिए रोल नंबर दे दूं 50, तो सर ये तो रोल नंबर है ही नहीं उसमें। तो अब मेरे पास एक मीनिंगफुल कोड है। अगर आपको किसी रोल नंबर पर मार्क्स पता करने हैं तो सिर्फ आपको 2 वर्ड लिखने हैं। पूरी प्रॉपर कमांड लिखने की जरूरत नहीं, बार बार आपको एक बार लिख दी मैंने वहां पर, और मैंने उसको फंक्शन के अंदर स्टोर कर दिया। ठीक है, फंक्शन के साथ अभी तक सब कुछ बढ़िया बढ़िया चल रहा है। अब फंक्शन के साथ कुछ लिमिटेशन। अब आप मुझसे ये कहो कि सर एक काम करो, हमें एक ऐसा फंक्शन बनाकर दिखाओ जो हमें रोल नंबर पर मार्क्स भी देगा, और साथ ही साथ हमें क्या देगा? स्टूडेंट का नेम भी देगा। यानी कि 2 वैल्यू रिटर्न करा के दिखाओ। या एम्प्लॉय टेबल अगर मैं कंसीडर करूं ब्रेन में अपने, तो एक ऐसा फंक्शन बनाकर दिखाओ जो हमसे सैलरी मांगेगा, और उससे अबव जितने एम्प्लॉयज हैं जिनकी सैलरी है वो हमें ला कर दे दो। मतलब अबव 30,000 जितने एम्प्लॉयज हैं सबका डेटा ला कर दे दो। तो फंक्शन के साथ एक लिमिटेशन है। फंक्शन कहता है कि मैं एक ही वैल्यू वापस करता हूं। अगर आपने एक से ज्यादा वैल्यू वापस करने की मुझसे कही तो मैं वापस नहीं कर सकता। एक ही वैल्यू, एक रो भी नहीं, एक रो भी नहीं, एक रो में एक वैल्यू होनी चाहिए बस, वो मुझसे वापस करा लो। एक रो में अगर 2 वैल्यू आ रही हैं वो दोनों चाहिए तो फंक्शन से नहीं हो। आप मल्टीपल रो तो बहुत दूर की बात हो गई है। तो फंक्शन के साथ जो प्रॉब्लम है उसको पहले देखते हैं। तो यहाँ पर हमने कहा फंक्शन बनाते हैं,
मान लीजिए F4 नाम का, और मैंने कहा भाई ये हम आपको मार्क्स देंगे इस बार फ्लोट टाइप के, और वो मार्क्स से अबव जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबका नाम ला कर दे दो। अगर मैं आपसे पूछूं 60% से ज्यादा जिन जिन स्टूडेंट के मार्क्स आए हैं उनका डेटा दे दो, तो उस काम को करने के लिए एक फंक्शन हम पहले बना लेते हैं। ठीक है, तो मैंने पैरामीटर में मार्क्स मांगे और वापस करूंगा इस बार क्या मैं varchar मान लीजिए 20, आगे आ गया बिगिन, और मैंने एक वेरिएबल बनाया मान लीजिए डिक्लेयर, और यहाँ पर नेम्स varchar। तो नेम्स नाम से एक वेरिएबल बनाया, लोकल वेरिएबल हो गया फंक्शन का, जो हमारा varchar वैल्यू को रीड करेगा। और यहाँ लिख दिया सेलेक्ट, कॉलम का नाम टेबल में नेम है, सेलेक्ट नेम इनटू नेम्स, कहाँ से आएंगे फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू m। जो मार्क्स कॉलम है उस मार्क्स कॉलम की वैल्यू जो m में वैल्यू आई है उससे बड़ी या बराबर हो, उन सब के नाम लेकर आओ और इस वेरिएबल में स्टोर कर दो। उसके बाद एंड कर देते हैं। रिटर्न तो लगाई नहीं सर आपने, एरर आ गई कि फंक्शन में रिटर्न लगाना पड़ेगा, जल्दीबाजी में रिटर्न रह गया। रिटर्न के आगे मुझे क्या लिखना था नेम्स। ठीक है, तो दोबारा बना लेते हैं F4 बिगिन डिक्लेयर सेलेक्ट रिटर्न नेम्स एंड। अब ठीक है सर, तो सर बन तो गया फंक्शन, कोई एरर तो आई नहीं। हमने कहा चलो अच्छी बात है अगर बन गया तो अब हाँ बोलिए। क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या थी हमारी, ये बताओ। हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या थी? हम मार्क्स देंगे तो उस मार्क्स के अबव जितने भी लोगों के मार्क्स आए हैं उन सबके नेम बताएगा। तो अबव का मतलब क्या होगा, ग्रेटर देन ही तो होगा, इसलिए लगाया है ना। तो अब यहाँ पर हमने लिखा सेलेक्ट और फंक्शन का नाम F4, मान लीजिए मैं लिख दिया 50 से अब जितने लोगों के मार्क्स है, देखो ये 50 जब चलेगा फंक्शन तो यहाँ पर आएगा, और इसके अकॉर्डिंग 50 से अब जितने भी लोगों के मार्क्स हैं उनका नाम फैच होगा और इस वेरिएबल में स्टोर होगा, और वो मुझे रिटर्न होगा, फिर मैं सेलेक्ट से उसे प्रिंट करा। देखते हैं रिजल्ट कंसिस्टेड ऑफ मोर देन 1 रो। आपका जो रिजल्ट आ रहा है उसमें कई सारी रो आएंगे क्योंकि नेम कई सारे आएंगे, एक नाम एक रो पर रख कर दिया जाएगा। तो आप मल्टीपल रो रिटर्न नहीं कर सकते, एक रो में एक से ज्यादा वैल्यू रिटर्न नहीं कर सकते। अब सर मुझे इस काम को करने के लिए फंक्शन बनाना था तो अब मैं बना नहीं पाऊंगा, अब मुझे इस काम को करने के लिए बार बार क्वेरी लिखनी पड़ेगी, फिर ये वाली जब भी जरूरत पड़ेगी ये क्वेरी लिखनी पड़ेगी मुझे। हमने कहा नहीं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कॉन्सेप्ट आया प्रोसीजर का, जो कि 10 में से 8 लोग जानते ही नहीं कि फंक्शन होते ही नहीं थे, क्योंकि हमेशा एसक्यूएल में क्या पढ़ाया जाता है, प्रोसीजर ही पढ़ाए जाते हैं, चैप्टर खत्म। बट फंक्शन भी कॉन्सेप्ट होता है और प्रोसीजर भी कॉन्सेप्ट होता है। अच्छा, इन दोनों को इनके एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है और इनके नाम के पहले स्टोर्ड लगा देते हैं, स्टोर्ड फंक्शन या स्टोर्ड प्रोसीजर। ये उस क्वेश्चन का आंसर है जो अभी आप में से किसी ने पूछा था कि अगर मैं इस सेशन को एंड कर दूं, एसक्यूएल एडिटर को एग्जिट कर दूं और दोबारा चलाऊं या कल आऊं तो ये फंक्शन मिलेगा। आंसर इज यस, क्योंकि एक्चुअल में इसका नाम क्या था, स्टोर्ड फंक्शन या स्टोर्ड प्रोसीजर, जो परमानेंट स्टोर होगा लाइक टेबल। तो इनको स्टोर्ड प्रोसीजर और प्रोसीजर एक ही बात है, हम शॉर्ट में प्रोसीजर बोल रहे हैं, उसका पूरा नाम होता है स्टोर्ड प्रोसीजर। फंक्शन हम शॉर्ट में बोल रहे हैं, पूरा नाम उसका स्टोर्ड फंक्शन ही है।
ठीक है, जो स्टोर है हमारे टेबल के अंदर, हमारे डेटाबेस में स्टोर है। तो प्रोसीजर क्या कहता है, प्रोसीजर कहता है कि मैं फंक्शन से बहुत आसान हूँ। एक तो आपको ज्यादा बातें बताने की जरूरत नहीं है मुझे, और दूसरा आप मुझसे जितनी चाहे उतनी वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं, और दूसरा मुझे कॉल करने वाले को सेलेक्ट कमांड लिखने की जरूरत नहीं है, मैं अपने अंदर से प्रिंट वाला काम भी कर देता हूँ। फंक्शन अपने अंदर से प्रिंट वाला काम नहीं कर सकता। अगर आपने फंक्शन के अंदर से सेलेक्ट कमांड चलाई तो वो सिर्फ एक वैल्यू तक वैलिड होगी। अगर आपने एक से ज्यादा वैल्यू को सेलेक्ट करा, एक से ज्यादा रो को सेलेक्ट करा, तो एरर आ जाएगी। जबकि प्रोसीजर में ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है। अब चलो देखते हैं कि प्रोसीजर हमारा क्या होगा। तो लगभग सब कुछ वही होगा जो अभी हमने देखा है ना। तो यहां पर लिखेंगे क्रिएट प्रोसीजर, प्रोसीजर का नेम लाइक P1। पैरामीटर अभी नहीं दे रहे, पहला प्रोसीजर सिंटैक्स के लिए बना लेते हैं जिसका कोई मीनिंगफुल काम नहीं होगा, सिर्फ सिंटैक्स को सिखाना ये काम होगा इसका। तो क्रिएट प्रोसीजर P1। अब यहाँ पर अगर फंक्शन बना रहे होते तो लिखना होता रिटर्न्स, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, उसके बाद रिटर्न्स के आगे डेटा टाइप लिखना होता कि इंटीजर रिटर्न करेगा, फ्लोट करेगा, लिखने की जरूरत नहीं। अच्छा, उसके बाद क्या लिखते थे, फंक्शन की कैरेक्टरिस्टिक कि डिटरमिनिस्टिक है, नो एसक्यूएल है, रीड एसक्यूएल है, कोई कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। बाय डिफॉल्ट प्रोसीजर पूरी तरह से टेबल का डेटा एक्सेस कर सकता है। आप इसमें कोई सिक्योरिटी कांस्टेंट ऐसे नहीं लगा सकते कि प्रोसीजर आप अपने अंदर से टेबल एक्सेस नहीं कर सकते, ये सब कुछ कर सकता है। उसके बाद क्या करना, हमने कहा बस अगले लाइन पर आ जाओ, प्रोसीजर की बॉडी बनाओ। तो देखो फंक्शन का हेडर और प्रोसीजर के हेडर में बहुत डिफरेंस हो गया। यहाँ पर जब आप फंक्शन का हेडर देखते हो तो आपको फंक्शन का नाम, रिटर्न, डेटा टाइप, उसके बाद फंक्शन कैरेक्टरिस्टिक, एक दो तीन चीजें खत्म। ठीक है, सीधा एंटर कर दो। अब बताओ प्रोसीजर की बॉडी स्टार्ट करो जैसे बिगिन करते थे, जो करना है वो कर दो। यहाँ पर क्या करना चाहते हो, रिटर्न, हमने कहा इसमें रिटर्न स्टेटमेंट नहीं होता। प्रोसीजर में वैल्यू को रिटर्न करने के लिए रिटर्न स्टेटमेंट नहीं होता है, तो फिर प्रोसीजर वैल्यू रिटर्न कैसे करेगा। तो प्रोसीजर कह रहा है कि अगर जरूरत नहीं है रिटर्न करने की तो मुझसे ही प्रिंट करा लो जो प्रिंट करना है। क्या चाहिए था आपको, हमने कहा सेलेक्ट कर दो सम ऑफ, इस बार मैं एम्प्लॉय टेबल पर चला गया, सम ऑफ एम्प्लॉय सैलरी, कॉलम का नाम सैलरी था, उसका क्या था, EMP सेल, और कहां से आएगा इस बार ये EMP, बस एंड डॉलर, हो गया। अब ये जब भी चलेगा ये क्या करेगा, एम्प्लॉय सैलरी कॉलम का सम लाकर दे देगा। तो अगर मैं पहले मैन्युअली सेलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय कर लूं, डॉलर है नहीं, एरर आएगी क्योंकि इस बार जो एम्प्लॉय टेबल हमारी उसमें कॉलम का नाम क्या है, ES, है ना। आपके पास एम्प्लॉय सैलरी होगा, ठीक है। तो एक प्रोसीजर फिर दूसरा बनाना पड़ेगा, जब वो चलेगा ना तब एरर देगा। सर एक बार चला के दिखा ना जरा, क्योंकि हमने तो गलत नाम दे दिया अंदर, अब ये तो कॉलम है ही नहीं EMP टेबल में, तो अब ये एरर आनी चाहिए। एरर तब आएगी ना जब ये फंक्शन, ये प्रोसीजर रन होगा। अभी रन कहाँ हुआ, तो डिफाइन करा है आपने, रन करके दिखाओ। कॉल, कॉल कमांड से प्रोसीजर को कॉल किया जाता है। फंक्शन को कॉल करने के लिए सेलेक्ट कमांड होती है, प्रोसीजर को कॉल करने के लिए कॉल नाम से कमांड होती है। कॉल प्रोसीजर का नाम, बस हमने कहा हो गया। अननोन कॉलम, सैलरी कॉलम है ही नहीं, कोई नहीं सर, अब दूसरा प्रोसीजर बना लेते हैं। P2 नाम से बना लिया, P2 प्रोसीजर। और सर एक काम करो, स्टूडेंट भी बना लो क्योंकि EMP सैलरी को हमें ध्यान ज्यादा रखना पड़ेगा। तो क्या निकाल लेते हो, हमने कहा चलो मैक्सिमम मार्क्स बताओ। स्टूडेंट का नाम बताओ और मैक्सिमम मार्क्स वाला डेटा ले आओ। कहाँ से, स्टूडेंट के, एंड
क्या गलत हो गया? बिगिन नहीं करा। क्रिएट प्रोसीजर P2 बिगिन। मैक्सिमम ऑफ marks from students and ठीक है। चलो अब इसे कॉल करते हैं, कॉल P2। ये आ गया। मैक्सिमम मार्क्स जिस स्टूडेंट के थे, अच्छा वो नेम लिखना रह गया, कोई नहीं, तो हमारा प्रोसीजर तो काम कर ही रहा है अपना, जो हमने उससे कहा था करने के लिए वो तो काम कर ही रहा। अब मान लीजिए आपकी टेबल में बदलाव होते रहते हैं, चेंजेस होते रहते हैं, अब उसमें स्टूडेंट का डेटा आता रहता है जाता रहता है। अब किसी भी पॉइंट पर आपको मैक्सिमम मार्क्स पता करने हैं तो पूरा क्वेरी लिखने की जरूरत नहीं है, बस इतना लिखकर छोड़ दो, काम हो जाएगा। तो टेबल में जो चेंज होता है होता रहने तो फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो जब प्रोसीजर को कॉल करेंगे उस समय वो प्रोसीजर अपने अंदर जो क्वेरी लिखी है उसे चलाएगा, उस समय टेबल में कौन मैक्सिमम वो डेटा लाकर हमें दे दे। जो भी निकालना है उसकी क्वेरी लिख दो। प्रोसीजर कहता है मुझे कुछ नहीं आता, मुझसे जो करवाना है उसका कोड लिखना पड़ेगा। आप प्रोसीजर के पास अपना दिमाग नहीं है, प्रोसीजर कह रहा है कि आपको बार बार नहीं पढ़ना करना पड़ेगा उस काम को, जो काम आप बार बार करना चाहते हो उसको मेरे अंदर लिख दो, लिखना आपको ही पड़ेगा। प्रोसीजर तो नहीं कह सकते प्रोसीजर थर्ड हाईएस्ट मार्क्स निकाल कर दिखा दो, वो बोलेगा कोड लिख दो मेरे अंदर, जो लिख दोगे वो कर दूंगा। समझ रहे हैं पॉइंट क्लियर है ना? अब सर हम प्रोसीजर को इस तरह से बनाना चाहते हैं कि हमारा प्रोसीजर हमसे मार्क्स मांगे, जो आप फंक्शन में कर रहे थे और नहीं कर पा रहे थे वही करके दिखाए। आप एक प्रोसीजर बनाइए, हमसे मार्क्स मांगिए और उस मार्क्स से बराबर या उसके अबव जितने भी स्टूडेंट हैं उनका डेटा प्रिंट करा कर दिखाइए। तो अब क्रिएट प्रोसीजर P3। इस बार यहां पर हमें क्या देने होंगे? पैरामीटर देने होंगे। तो पैरामीटर का नाम मान लीजिए मैंने M दे दिया, जो फ्लोट टाइप का है। प्रोसीजर के जब हम पैरामीटर को बनाते हैं तो हम प्रोसीजर के पैरामीटर के पहले ये बताते हैं कि ये पैरामीटर इनपुट लेने वाला काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने? इन। ये इन टाइप का पैरामीटर है। फंक्शन के पैरामीटर में बताने की जरूरत नहीं है कि वो इनपुट लेगा, लेकिन प्रोसीजर के पैरामीटर के पहले हमें इन लिखकर बताना पड़ता है कि ये हमारा क्या करेगा? इनपुट लेगा कॉल करते समय। ठीक है, तो कुछ मामले में फंक्शन आपको लगेगा आसान है, लेकिन ज्यादातर मामले में प्रोसीजर का सिंटैक्स आसान है। इसमें कम बातें आपको बतानी ही पड़ती हैं, बस पैरामीटर के साथ बताना पड़ गया कि इन टाइप का पैरामीटर है, इनपुट वाला काम करेगा। अगले वाले प्रोसीजर में शायद आपको ये हेडक नहीं लगेगी, आपको लगेगा नहीं बताना चाहिए था। ठीक है, अभी के लिए हेडक है ये हमारे लिए। ठीक है, उसके बाद बिगिन कर दिया, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू M एंड डॉलर। P3 नाम का प्रोसीजर बना। इसने कहा आपने जो मार्क्स दिए मुझे उन मार्क्स के अकॉर्डिंग सेलेक्ट क्वेरी चलाई गई और ये सेलेक्ट क्वेरी का जो भी रिजल्ट है वो आपको दे दिया जाएगा। कॉल P3, मान लीजिए आपने लिख दिया 50, तो 50 या 50 से अब जो भी हमारा मार्क्स की वैल्यू है वो हमें यहाँ पर जिन स्टूडेंट्स का डेटा मांग रहे हैं वो सब दे दिया जाएगा। ये लो 6 आ गए। सर सारे के सारे 50 से बड़े थे, ये तो कोइंसिडेंस है, आपने जो मांगा है वो आपको मिला है। एक काम करो सर 70 से ज्यादा ला कर दो। अब 4 आए देखो, ये ज्यादा मीनिंगफुल हो गया। ये काम आप फंक्शन से नहीं कर पाएंगे, ये काम प्रोसीजर से आप कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपसे ये कहा जाए कि अगर मुझे प्रोसीजर से रिजल्ट सेट नहीं चाहिए, इसको हम रिजल्ट सेट बोलते हैं। मुझे अगर रिजल्ट सेट चाहिए होगा तो प्रोसीजर के अंदर सेलेक्ट कमांड लगाकर जो जो मैंने मांगा है वो सब मिल जाएगा। ठीक है,
मैं एक से ज्यादा सेलेक्ट कमांड लगा सकता हूँ। एक सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम दिस, एक और लगा दिया, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम दिस, एक और लगा दिया। तो उसी ऑर्डर में सबके रिजल्ट जब कॉल करेंगे प्रोसीजर तो प्रिंट होंगे। पहले पहले वाले सेलेक्ट का होगा, फिर उसके बाद दूसरे वाले का होगा, फिर तीसरे वाले का। तो आप जितने चाहे उतने सेलेक्ट कमांड लगा सकते हैं प्रोसीजर के अंदर, कोई रोक टोक नहीं है हमारा। लेकिन अगर आपको कम चाहिए प्रोसीजर से तो आपको ज्यादा लिखना पड़ेगा। कम चाहिए का मतलब क्या है, मुझे रोल नंबर का नेम चाहिए, रोल नंबर के मार्क्स चाहिए। जैसे फंक्शन बनाया था ना, रोल नंबर देंगे और उस रोल नंबर पे जो स्टूडेंट है उसके मार्क्स को वापस करेंगे, मुझे वो वाला काम करना है। तो उस काम को करने के लिए प्रोसीजर अगर आप बनाएंगे तो आपको थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, हम करने को तैयार हैं। मैंने लिखा है यहाँ पर क्रिएट प्रोसीजर P4। आपको रोल नंबर मिलेगा इस बार, और रोल नंबर इंटीजर है। कॉमा, सर कॉमा क्यों लगाया, हमें तो एक ही पैरामीटर की जरूरत है बस, रोल नंबर की। अब प्रोसीजर ये कहता है कि अगर कोई भी वैल्यू स्पेसिफिक आपको वापस करनी है तो उसके लिए भी पैरामीटर होता है। रिटर्न स्टेटमेंट मेरे अंदर नहीं लिखा जाता, रिटर्न वाला काम भी एक पैरामीटर को ही करना होता है। तो फंक्शन के अंदर पैरामीटर सिर्फ इनपुट ही ले सकते हैं, इसलिए बताने की जरूरत ही नहीं कि वो इन है या आउट है। जबकि प्रोसीजर के पैरामीटर के पास फैसिलिटी होती है कि वो इन वाला काम भी कर सकते हैं और आउट वाला काम भी कर सकते हैं। तो अब इस बार मैं बताऊंगा यहाँ पर कि मुझे क्या देने हैं, मार्क्स देने हैं। मार्क्स किस टाइप के होंगे, फ्लोर। और जो एम नाम का वेरिएबल बना रहे हो, पैरामीटर बना रहे हो, ये कौन सा काम करेगा, आउट वाला। तो इन पैरामीटर कॉल करते समय इनपुट लेने वाला काम करेगा। आउट पैरामीटर यहां से जो वैल्यू आएगी इसमें स्टोर कर देगा, रिटर्न नहीं करेगा, इसमें स्टोर कर देगा। और फिर जिसने प्रोसीजर कॉल किया वो आउट पैरामीटर से वैल्यू को अपना रीड कर सकता है। कैसे करेगा वो सीखेंगे अभी। एंटर कर दिया, बिगिन हो गया, सेलेक्ट कर दिए मार्क्स इनटू। अब हम बनाते थे लोकल वेरिएबल, यहां भी बना सकते हैं लेकिन जरूरत ही नहीं है, सीधा जो मार्क्स मैंने सेलेक्ट करे हैं किसमें स्टोर कर दो, अपने आउट पैरामीटर में, इनटू एम फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर रोल नंबर इक्वल टू आर। तो जिसका रोल नंबर जो आपने भी दिया है वो है, उसके मार्क्स को आप एम वेरिएबल में स्टोर कर दें। ठीक है, रिटर्न हमने रिटर्न नहीं करना है, पहुंच गया वो एम के पास। ठीक है, सीधा क्या कर दो इसको, एंड। अब सर कॉल करेंगे, कॉल करेंगे, प्रोसीजर का नाम है P4। मैंने रोल नंबर दिया मान लीजिए 5। तो रोल नंबर 5 जब मैं दूंगा तो ये मुझे एरर देगा, क्योंकि गिनती करेगा। बोलेगा आपके पैरामीटर है दो, एक है आर नाम से, एक है एम नाम से, और आप वैल्यू कितने की दे रहे हो, सिर्फ एक की। तो गिनती सही नहीं है आपकी। इनकरेक्ट नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स एक्सपेक्टेड टू गॉट 1। हमें 2 की जरूरत है लेकिन आपने 1 दिए। फिर हमने अपने आप से कहा कि मैं इसकी वैल्यू क्यों दूंगा, ये तो मुझे चाहिए था इससे। अगर मुझे इसका रिजल्ट पता होता तो मैं प्रोसीजर कॉल ही क्यों करूंगा फिर। भाई मुझे मार्क्स तो चाहिए, मैं थोड़ी बताऊंगा मार्क्स की वैल्यू ये रही। तो अब यहाँ पर जो गिनती हो रही है इस गिनती को कैसे आप फुलफिल करोगे, क्योंकि सिंटैक्टिकली चाहे पैरामीटर इन हो चाहे पैरामीटर आउट हो, कॉल करते समय आपको सारे पैरामीटर को स्पेसिफाई करना पड़ेगा एज आर्गुमेंट। अब सिंटैक्स में थोड़ा सा बदलाव होगा, कॉल P4 5 कॉमा। अगर कोई आउट पैरामीटर है तो उस आउट पैरामीटर को एक वेरिएबल में हम रीड करते हैं, और प्रोसीजर कॉल करते समय आउट पैरामीटर के लिए हम एक वेरिएबल पास करते हैं ऐड सिंबल लगाकर। और ऐड सिंबल के बाद कोई भी नाम जो आपका मन करे वो नाम आप दे सकते हैं। लेट अस सपोज मैंने लिख दिया रिजल्ट। क्या हुआ, हुआ ये प्रोसीजर चला, प्रोसीजर ने मार्क्स की वैल्यू एम में रखी और एम से वैल्यू किसमें स्टोर कर दी, इस वेरिएबल में स्टोर कर दी। वेरिएबल बनाने का तरीका ऐड सिंबल लिखना पड़ेगा साथ में पहले, है ना। अब सर मुझे इस वेरिएबल के अंदर जो मार्क्स आ गए हैं
वो मुझे रीड करने हैं सेलेक्ट लगाकर, सेलेक्ट एट रिजल्ट, ये आ गया 78.5। अब इसका फायदा यह है कि जब तक ये सेशन चल रहा है इस वेरिएबल में ये वैल्यू स्टोर हो गई। अब आप इसका यूज कई बार कर सकते हो, पूरे एसक्यूएल में लिखते समय कई बार इसका यूज कर सकते हो। जबकि फंक्शन से जो रिजल्ट वापस आ रहा था उसका इस्तेमाल आप बार बार नहीं कर सकते, दोबारा फंक्शन कॉल करना पड़ जाएगा। यहाँ पर एफिशिएंसी बेटर है क्योंकि प्रोसीजर बार बार कॉल नहीं करना है। अगर आपने सेम रोल नंबर के मार्क्स 5 बार गेट करने हैं तो एक बार गेट करके आपने आउट पैरामीटर से अपने वेरिएबल में स्टोर कर लिए, अब उस वेरिएबल के थ्रू कितनी बार भी आप उसे यूज कर। तो इन टाइप का पैरामीटर हो गया, आउट टाइप का पैरामीटर हो गया। अब हमसे कहा गया कि अगर आप कोई प्रोसीजर बनाते हैं, लेट अस सपोज इसी काम को करने का, और आपने एक वेरिएबल बनाया मान लीजिए एक्स नाम का। अब ये जो एक्स वेरिएबल है ये मैंने फ्लोट टाइप का रखा और मैं चाहता हूं कि ये इनपुट वाला काम भी करे और आउटपुट वाला काम भी करे, तो मैं इसका टाइप क्या बताऊंगा, इन आउट। तो तीसरा और आखिरी टाइप का पैरामीटर प्रोसीजर में होता है इन आउट पैरामीटर। इन आउट पैरामीटर कहता है मैं दोनों काम करूंगा, मैं वैल्यू रिसीव भी करूंगा और मैं वैल्यू को आउट भी कर दूंगा, लेकिन मेरा इस्तेमाल हर किसी के लिए तभी करना होगा जब इन और आउट पैरामीटर सेम टाइप के हों। जैसे आप बोले कि नहीं मुझे तो रोल नंबर से नेम चाहिए, तो रोल नंबर किस टाइप का हो गया, इंटीजर। नेम किस टाइप का हो गया, वैरचर। तो फिर ये नहीं हो पाएगा, फिर आपको दो अलग पैरामीटर बनाने पड़ेंगे, एक इंटीजर का इनपुट वाला और एक वैरचर हो गया आउटपुट वाला। लेकिन यहाँ पर साइज मेरा काम हो जाए क्योंकि मैं रोल नंबर को फ्लोट भी लिख सकता हूँ, इंटीजर है तो, और जो मेरे मार्क्स है वो भी फ्लोट है, तो मैं इस बार फ्लोट टाइप का इन आउट पैरामीटर बनाता हूँ एक्स नाम से। आगे की कहानी वही रहेगी। बिगिन select marks into x where roll number equal to x, क्योंकि यही इनपुट है और यही हमारा क्या है, आउटपुट है। ठीक है, एंटर करेंगे, एंड लगाएंगे और इसको फंक्शन, इस प्रोसीजर को बंद कर देंगे। अब सब इसे कॉल करेंगे तो कैसे करेंगे कॉल आप, क्योंकि जब आप कॉल करते हैं P5 तो आपने कहा था कि यहाँ पर क्या पास करेंगे, अगर कोई इन टाइप का पैरामीटर है सीधी वैल्यू पास कर देंगे, अगर कोई आउट टाइप का पैरामीटर होता है तो एट लगाकर एक वेरिएबल लिखते हैं। सर अगर वो इन आउट टाइप का पैरामीटर हुआ तो हमने कहा चलो करके देखते हैं। मैंने लिखा यहाँ पर रोल नंबर की वैल्यू 5, एरर। और सर अगर मैं ऐसे पास कर दूं एट लगाकर, मान लीजिए लिख दिया मैंने यहाँ पर y, तो पूछेगा ये y क्या है। अब यहाँ पर ओके 0। अब जब सेलेक्ट करेंगे सेलेक्ट एट y, अब आप बताओ कि वापस क्या आया होगा इसमें, हमने कुछ उसे दिया तो था नहीं, y में रखकर क्या मिलेगा, नल। तो अब सर ये बताओ अगर हम इन आउट पैरामीटर को कॉल करते समय पास करें तो उसमें वैल्यू कैसे सेट करें, क्योंकि यहाँ तो हम वैल्यू रीड कर सकते हैं लेकिन सेट भी तो करनी चाहिए पहले मुझे, ताकि वो इनकी तरह यूज हो। तो उसके लिए हमसे कहा गया सेट नाम से कमांड होती है, सेट करेंगे अपने वेरिएबल की वैल्यू पहले। तो आपने क्या कर दिया, सेट कर दिया, उसके बाद फिर आप कॉल करेंगे और इस वैल्यू को पास करेंगे, तो ये वैल्यू पहले क्या पास होगी, 5, क्योंकि इसकी वैल्यू आपने क्या सेट कर दिया यहाँ से 5। ठीक है, अब वहां पर इन में 5 होगी और आउट में जो मिला होगा वो आ जाएगी। अब तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इन आउट पैरामीटर का यूज कर सकते हैं। फील आ रहा होगा, इंटरव्यू में जब हम जाते हैं तो हम तो कहते हैं मतलब सब कुछ आता है, और जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो पता नहीं है क्या पूछ लिया, सिलेबस से बाहर हो गया। तो यही सब चीजें हैं जो पूछ लेते हैं आपसे इंटरव्यू के अंदर। अगर बहुत ज्यादा भीड़ आ गई है, हर कोई आंसर दे रहा है, अब क्या करें, बढ़ो आगे।
इंडेक्स पूछो, प्रोसीजर में आ जाओ, प्रोसीजर के पैरामीटर का टाइप पूछ लो, इन पैरामीटर आउट पैरामीटर क्या होते हैं, ये सारे जितने मैंने पढ़ाए हैं सब लिख दिए हैं मैंने, घर जाके अगर पढ़ते हो तो समझ में आ जाएंगे। पैरामीटर का टाइप, इन पैरामीटर, आउट पैरामीटर, इन आउट पैरामीटर। तो हमारा जो एसक्यूएल का चैप्टर था जितना हमने पढ़ना था ऑलमोस्ट पूरा हो गया। कल हमारी अभी भी एक क्लास होगी, कल मिलेंगे सुबह 9:30 बजे। ऑप्शनल है, आप आना चाहें तो आ सकते हैं, नहीं आना चाहे नहीं आ सकते हैं। एसक्यूएल का चैप्टर हमारा पूरा हो गया है। कल हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पाइथन के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं माई एसक्यूएल के लिए। ठीक है, डेटाबेस कनेक्टिविटी कैसे होती है उसको हम एक बार कल देखेंगे। तो कल सुबह टाइम रहेगा 9:30 बजे, सेम क्लासरूम में जो क्लास में आएंगे, जो ऑनलाइन ज्वाइन करेंगे जूम आईडी पासवर्ड से उनका भी सेम रहेगा। चलिए, अब जिसका जो क्वेश्चन है पहले वो पूछ लें, फिर उसके बाद चले जाएंगे।